नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से जो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, तो वो आपके 10 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में हमारे एक गद्य खंड से आपको लिखना होता है, 5 नंबर में एक पद्य खंड से। तो आज की इस वीडियो में हम साहित्यिक परिचय के एक ऐसे पैटर्न पर बात करेंगे जिसमें आप लेखक और कवि दोनों का साहित्यिक परिचय लिख पाएंगे और आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे भी। तो वह पैटर्न हमारे पास क्या होगा? तो एक निश्चित पैटर्न है जिसमें आपको यहाँ पर लेखक का नाम, इनकी जन्मतिथि, स्थान और आपके शिक्षा वगैरह चेंज करके पूरा आपका शुरुआत का हो जाएगा। बाकी दूसरी हेडिंग में कुछ चेंज नहीं करना, लेखक का नाम लिख देना है। रचनाएं आपको मैंने ट्रिक से याद करवा रखी हैं, ठीक है। भाषा शैली सब में सेम आएगी, लेखक का नाम बदल जाएगा। निष्कर्ष में आप लेखक का नाम बदलेंगे, बाकी सब कुछ सेम आएगा। तो ये पैटर्न कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए मुझे पूछा है सुमित्रा नंदन पंत जी का मैं साहित्यिक परिचय लिख रही हूँ, तो मैं यही लिखूंगी कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को, स्थान लिख दीजिए कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा के कौसानी गांव उत्तराखंड में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही हुई है ना, और इसको उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग गए। पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो शिक्षा वाला छोड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद लिखो कि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। ये किसी भी लेखक या कवि के बारे में आप लिख सकते हैं। इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास मान लीजिए आ गया कि आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का, तो मैं लिख दूंगी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1889 ईस्वी को। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और इनका निधन 1937 ईस्वी को हुआ। तो जिस भी का भी पूछा है वो इसी पैटर्न पर आपको लिख देना होगा। और यहाँ पर साहित्यिक पहचान में मैं लेखक का नाम या कवि का नाम चेंज करती हूँ। मान लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल है, तो मैं लिखूंगी वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के एक प्रमुख निबंधकार, उपन्यासकार कहे जाते हैं। अगर किसी लेखक गद्य खंड का आ रहा है तो वहां पर आप उनको निबंधकार और उपन्यासकार लिखिए। अगर कवि का आ रहा है तो आप लिखिए कि ये हिंदी साहित्य में एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, है ना। उनकी रचनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर होती थी। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, जिससे उनके समकालीन साहित्यकारों और पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये सब में सेम लिखेंगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा। इनकी रचनाएं मैंने आपको ट्रिक से करवा रखी है सभी लेखकों की। अगर आप चाहते हैं कि अलग से एक 5 मिनट का वीडियो बन जाए जिसमें सभी लेखक और कवियों की रचनाएं ट्रिक से बता रखी हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो भी एक बना दूंगी। तो इन प्रमुख हर कवि और हर लेखक की 3-4 रचनाएं आपको याद करनी है और लिख देना है कि इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। इनकी रचनाओं ने समाज और साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भाषा शैली सबकी सेम आएगी कि इनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और प्रभावशाली थी। इन्होंने हिंदी साहित्य में तत्सम, तद्भव, उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया। इनकी शैली विवेचनात्मक और वर्णनात्मक थी। उनकी रचनाएं पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती थी। सब में लिख सकते हो। निष्कर्ष में आप लिख दो, यहाँ लेखक का नाम चेंज कर दो और लिखो इनका साहित्यिक योगदान अद्वितीय है। इनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों और आलोचकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले महान व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान हमेशा स्मरणीय बना रहेगा। तो ये पैटर्न है, इसमें किसी भी लेखक या कवि का पूछ ले। ये सभी पद्य खंड के जितने कवि हैं सबके नाम लिखे हुए हैं, उनकी जन्म तिथि है, उनका जन्म स्थान है, उनका निधन का वर्ष लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां भी पढ़ते हैं वहां पर चिपका दीजिए। रोज रोज इस पर नजर जाती रहेगी तो याद रहेगा। वैसे मैं इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय पद्य खंड में आपको बताऊं तो मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि 7 सेट यूपी बोर्ड में बनते हैं, कोई एक ऐसा सेट आ गया जिसमें ये दोनों ही नहीं पूछे गए। तो अब आप सोचेंगे हमारे तो हाथ से तो गए 5 नंबर। भाई क्यों गए? आपने पैटर्न याद कर रखा है, मैंने सभी की जन्म तिथि, निधन, जन्म स्थान आपको बता रखा है, रचनाएं मैं ट्रिक से आपको याद करवा चुकी हूँ। तो आपको उसी आधार पर एक साहित्यिक परिचय लिख देना है, तो आपको नंबर कहीं नहीं गए। तो इसीलिए आप लोगों को ये पैटर्न जरूर अपने दिमाग में बिठा लेना है। जैसे हम मैथिली शरण गुप्त का लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी को चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही काव्य रचना के प्रति इनका विशेष झुकाव था और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य धारा को सशक्त किया या हिंदी काव्य रचना को शुरू किया। अब आपको इस बारे में नहीं पता था तो आप छोड़ भी देंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, है ना। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के भावों से युक्त इनकी कविताओं ने इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिलाया, तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि भी कहलाते हैं।
अब कोई एग्जाम टाइम पे पढ़ना शुरू करा है तो उसको नहीं पता होगा, तो फिर वो सिर्फ पैटर्न को फॉलो करे कि भाई इनका जन्म 1886 को चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ, ये साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इनका निधन 1964 ईस्वी को हुआ, वो इतना ही लिखेगा। फिर आगे वही पैटर्न जो आपने देखा है साहित्यिक योगदान का, है ना, इनकी मुख्य रचनाएं आपको ट्रिक से याद करवा रखी हैं, लेखन शैली, निष्कर्ष, वही पैटर्न आपको आगे फॉलो करना है। रचनाओं की ट्रिक जैसे साकेत में भारत की पंचवटी में यशोधरा जयद्रथ वध की कथा सुनाती है, तो साकेत रचना हो गई। भारत से भारत भारती, पंचवटी रचना है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है, तो ये रचनाएं इनकी आपको ट्रिक से याद हो जाएंगी। ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी का भी सेम पैटर्न पर, जो पैटर्न आपको बताया गया है इसी पैटर्न पर आप इनकी रचनाएं भी लिख देंगे। अब ये सारे गद्य खंड के हैं, गद्य खंड में भी हमें पूरी टेबल मैंने बना रखी है, सभी लेखकों का नाम, इनका जन्म, इनका जन्म स्थान, निधन और इनकी साहित्यिक पहचान लिखी हुई है। जैसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी और हरिशंकर प्रसाई जी, ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लिख करके अभ्यास करिए और बाकियों का सिर्फ आप लोग रचनाएं और जन्मतिथि, निधन, ये सब याद कर लीजिए और इनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। इनकी जो मैंने आपको बताए, जैसे इनकी रचनाओं की ट्रिक है, हंसते नाग है पीछे पगडंडी पर, तो हंसते हैं रोते हैं, नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके साहित्यिक परिचय को तैयार कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को मैंने एक बात कही थी क्लास में कि मैं आप लोगों के जैसे साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय याद करना है। अब मैंने पैटर्न भी बता दिया, लेकिन तब भी कई सारे साथी हैं जो कॉपी पेन उठा करके लिख ही नहीं पा रहे, याद ही नहीं कर पा रहे, उनको याद ही नहीं हो रहा। तो याद करने का एक तरीका है, जैसे गाने, फिर हिंदी फिल्मों के गीत आपको याद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप उस गाने को बार बार सुनते हैं। तो ऐसे ही मैंने सोचा है कि आप लोगों को सुन सुनकर याद हो सके, इसके लिए वे क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे साहित्यिक परिचय है, कहानी का उद्देश्य एवं सारांश है, निबंध है, पत्र है, तो इनकी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ऐसी वीडियो बना दी जाए जो कि आप अपना घर में काम करते वक्त भी अगर सुनते रहें, सोते वक्त अगर कान में लगा के सिर्फ सुनते भी रहें तो आपको वो याद हो जाए। तो अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए और मैं जल्दी ही आप लोगों की उस तरीके की वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करूंगी। यहाँ बोर्ड पर तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ये तो एक तरीके से हर चैप्टर की समरी है, हर चैप्टर का समरी बता दिया मैंने आपको, लेकिन एक वो वर्ड टू वर्ड जो लिखने वाला है, अगर ये सजेशन अच्छा है और आपको लगता है कि हाँ आप सुन करके याद कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कई सारे साथी होंगे कि नहीं दीदी ऐसे हम सुन के याद नहीं होता, हमें तो ऐसे बोर्ड पे देख के याद होता है, या हम कैसे सुनेंगे, ऐसी कोई समस्या हो तो वो भी बता दीजिए। लेकिन जिसको लगता है कि हाँ भाई हमें अभी तक तो हमने कुछ याद नहीं किया, पर अगर इस तरीके से जैसे गाने हम लोग सुनते हैं ऐसे ही हमारे चैप्टर्स का जो लिखना है हमें पेपर में, उसको अगर रिकॉर्ड करके दे दिया जाए तो हमें याद हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ऐसी वीडियोज़ भी बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि हमारे पास 1.5 महीना रह गया है, 2 महीना रह गया है कुल मिला के। फरवरी में एग्जाम है तो 2 महीना कुल है, फरवरी में आपकी पढ़ाई होगी नहीं तो दिसंबर के 15 दिन और जनवरी का महीना, तो इसमें जी जान लगा दो, जो भी आप चाहते हो कि ये करवा दो तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, बस आपको अच्छे नंबर हिंदी में लेकर के आने हैं, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।